वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं बेहतरीन आपके ऑल फिजिक्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। अर्थात इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो क्लिक होंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को एंड तक देखना है, सभी क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना। मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देंगे वो सभी क्वेश्चन कैसे हैं, आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि एग्जाम में जो लेवल होता है वो कैसा होता है, और एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते हुए नजर आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। आज के जो सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। लगा लीजिए इसे पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए, रेडियो एक्टिवता का मापन किससे किया जाता है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि जो रेडियो एक्टिवता होती है इसका जो मेजरमेंट होता है वो किससे किया जाता है। जीएम काउंटर से किया जाता है, ध्रुवण मापी यानी जिसे बोला जाता है पोलरीमीटर से किया जाता है, या फिर ऊष्मा मापी जिसे बोला जाता है कैलोरीमीटर से किया जाता है, या फिर वर्ण मापी जिसे बोला जाता है कलरीमीटर से किया जाता है। तो ये सभी किनके क्या दे रखे हैं, यूनिट दे रखे हैं, मात्रक दे रखे हैं, मापन की इकाई दे रखी है। तो रेडियो एक्टिवता का जो मापन होता है वो जीएम काउंटर से किया जाता है। राइट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है। सबसे पहले एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है आपका अभिसारी, नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, और एक क्या होता है आपका अपसारी होता है। इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। यानी जैसे अपन बात करना चाहिए तो अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है, वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों में, यानी जो पीछे का जो दृश्य होता है वो छोटे से मिरर में आपको पूरा दिखाई दे देता है। तो वो कौन से मिरर की वजह से दिखाई देता है, अवतल दर्पण की वजह से, उत्तल दर्पण की वजह से, समतल दर्पण की वजह से, या फिर बेलनाकार दर्पण की वजह से। तो वो कौन से दर्पण की मदद से आपको दिखाई देता है, उत्तल दर्पण की मदद से दिखाई देता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी करेंसी के जो नोट होते हैं इनमें जालसाजी की जो पहचान अपने को करनी होती है, तो कौन सी वेव का जो प्रयोग किया जाता है, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेटिंग रेज का, या फिर रेडियो तरंगों का, या फिर इंफ्रारेड यानी अवरक तरंगों का, या फिर सूक्ष्म तरंगों का। तो करेंसी नोटों में आपको हमेशा याद रखना है पराबैंगनी तरंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसकी सहायता के लिए, जालसाजी का पता लगाने के लिए, यानी नोट नकली है या फिर नोट असली है इनका पता लगाने के लिए पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, किसी पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। एक आपका होता है पी टाइप के सेमीकंडक्टर, और एक आपका क्या होता है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक होता है। तो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें पी से आपको ऐसे ट्रिक याद रखना है, पी का मतलब पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। एन का मतलब याद रखना है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस में होता है, होल में होता है, किस में होता है, होल्स में होता है। और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज होता है यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है वो क्या होता है, होल होता है। और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर है इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी प्रकार से उल्टा भी बोल सकते हो कि पी टाइप में जो आपका माइनॉरिटी चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज क्या होता है, आपका होल होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक जिसे बोला जाता है मेजॉरिटी चार्ज। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बता दिया, होल होते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। एक तो आपके एग्जाम में प्रकाश वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश वर्ष से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक आपके किससे, आपके 1 kWh की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके काफ़ी पूछे गए हैं। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपके काफ़ी बार रिपीट होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन की तरह ये आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लीजिए। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी होती है। 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या फिर 13.6 जूल होती है, या फिर 0 होती है। तो वो कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, वो भी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है? सेम होती है। यह जो वाक्य है ये कौन सी परिकल्पना के अनुसार दिया गया है? ऑप्शंस दे रखे हैं, अवोगैद्रो की परिकल्पना, गेलुसे की परिकल्पना, प्लांक परिकल्पना, या फिर किरचॉफ परिकल्पना। तो बताइए कि एक समान ताप और दाब के लिए किन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी? तो अवोगाद्रो ने अपनी परिकल्पना दी थी। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अधिक ऊंचाई पर जल अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलता है, क्यों? आपने देखा होगा कि यदि आप पहाड़ों पे जाके क्या करते हो, पहाड़ों पे जाके जल को क्या करते हो, गर्म करते हो, तो वो कम टेम्परेचर पर क्या होता है, उबलता है। इसका कारण क्या होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, वायुदाब वहाँ पर कम होता है, बाहर का तापमान कम होता है, या फिर गुप्त उष्मा कम होती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो अधिक ऊंचाई पर यदि अपन जल को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहाड़ों, पर्वतों या फिर अधिक ऊंचाई पर वायुदाब जो होता है, वायु का, एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, कम होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 8 नंबर का क्वेश्चन, वाहनों के हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं इनमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर बेलनाकार दर्पण का। तो वाहनों में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइटों में, वो आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, वाहनों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यह किस लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण को? तो मैं बता देता हूँ, जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों का प्रसार करता है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश किरणों का प्रसार कौन करता है? अवतल दर्पण करता है। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों का प्रसार करता है, तभी वाहनों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको क्रमशः दे रखे हैं 3/2 और 4/3 दे रखा है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3.5 और आपके 4/3 है, तो कांच और पानी में प्रकाश की जो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई क्या होता है, अपवर्तनांक किसका होता है, ग्लास का, इक्वल किसके होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई क्या होता है, अपवर्तनांक आपका किसका होता है, वाटर का होता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि कांच और पानी में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, अर्थात आपके Vg अपॉन में Vw का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा। तो Vg अपॉन में Vw निकालना है, तो यहाँ से Vw को इसके नीचे लेके चले जाएंगे, और जो U आपका म्यूजी दे रखा है इसको अपन इसके नीचे लेके चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। तो Vg अपॉन में क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, Vg अपॉन में Vw बराबर क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, 4/3 दे रखी है,
और आपको किसकी म्यू जी की वैल्यू दे रखी है 3/2 दे रखी है। आपस में ऊपर ले जाके इसको क्या करते हो आप, यदि मल्टीप्लाई कराते हो, यहाँ पे थोड़ी एक मिनट अपन, यहाँ पे आपका दे रखा था वी जी अपॉन में क्या आया था आपका वी डब्ल्यू आया था, तो म्यू जी की वैल्यू दे रखी है 4/3 और नीचे दे रखा था आपका 3/2। मल्टीप्लाई कराते हो तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। इसको सोल्व करते हो तो अपना आंसर क्या आएगा 8:9 आएगा। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन दे रखा है कि तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसका जो वेट होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेट में क्या होगी, वृद्धि होगी, वेट में कमी होगी, यानी वेट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, या फिर एक समान बना रहेगा यानी नो चेंज रहेगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी वस्तु को यदि अपन पानी में डुबा देते हैं, फिर उसका यदि अपन तोलते हैं और फिर यदि अपन उसमें हवा में यदि उसके भार को, उसके वेटेज को यदि अपन क्या करते हैं तोलते हैं, तो उनमें जो फ़र्क होता है वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। हवा में वेटेज क्या होता है, कम होता है। डूबी हुई अवस्था में वेटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे अपन चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऊर्जा एनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, ऊर्जा उत्पन्न तो की जा सकती है और नष्ट की जा सकती है, यानी ऊर्जा को उत्पन्न भी किया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। बी ऑप्शन दे रखा है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी ऊर्जा को उत्पन्न तो किया जा सकता है लेकिन डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगले दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। डी ऑप्शन क्या दे रखा है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती और नष्ट की जा सकती है। तो चारों ऑप्शन को आपको देख लेना है, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर आपका कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक रूल काफ़ी आसानी से देखा होगा 10th क्लास से, एनर्जी कंजर्वेशन रूल, जिसमें क्या होता है एनर्जी को ना तो क्या किया जा सकता है उत्पन्न किया जा सकता और ना ही क्या किया जा सकता है नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का जो प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी धांसू क्वेश्चन दे रखा है कि उच्चाई जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनका जो प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है। एक आपका क्या होता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है और एक आपका क्या होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। दोनों को ध्यान से देख लेना है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, विद्युत शक्ति कम करने के लिए किया जाता है, वोल्टता कम करने के लिए किया जाता है, वोल्टता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो उच्चाई और अपचाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर से आपको पता रखना है कि उच्च वैल्यू, उच्च से मतलब होगा कि उच्च यानी मैक्सिमम, तो वोल्टेज को ये क्या करेगा, वोल्टेज को हमेशा इंक्रीज करेगा। वोल्टेज को बढ़ाने का जो काम होता है वो किसका होता है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर का होता है। और वोल्टेज को कम करने का जो काम होता है वो किसका होता है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर का होता है। नोट कर लीजिए, राइट आंसर आपको दिया हुआ है डी ऑप्शन। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और अपचाई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड दे रखा है। उच्चाई ट्रांसफॉर्मरों का जो प्रयोग होता है वो किसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, डीसी विभवांतर के लिए, डीसी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, एसी विभवांतर को बढ़ाने के लिए, या फिर एसी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कभी भी ट्रांसफॉर्मर में आपका जो करंट काम में आता है वो कैसा आता है, आपका एसी करंट काम में आता है। तो एसी से ही इसका आंसर निकलेगा। तो डीसी को तो आपको रोंग कर देना है। अब मैंने आपको बताया कि जो उच्चाई या फिर अपचाई ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो वोल्टेज को ही क्या करते हैं, अप या फिर डाउन करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। प्रतिरोध का इसमें कोई काम नहीं होता है, रेजिस्टेंस का इसमें कोई काम नहीं होता है। तो
तो ये क्या करेंगे, एसी विभवांतर, एसी पोटेंशियल को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करते हैं। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। ये भी आपका क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सी आपकी वेव है जो आपके प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। सबसे पहले फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। एच न्यू क्या होता है, एच सी अपॉन में लेमडा होता है। यहाँ से E समानुपाती किसके हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा के हो जाएगा। अब P यहाँ पे एक आता है H, H का मतलब क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड, जो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐसा दे रखा है, प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा कौन सी रे निकालती है, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगे। तो अधिकतम ऊर्जा आपकी एक्स किरणें निकालती है। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसे देखिए। तापन पर 1 kg कार्बन CO2 की कितनी मात्रा उत्पन्न करता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए इसे, CO2 दे रखा है, क्या दे रखा है, CO2 दे रखा है, कितनी मात्रा क्या करता है, यह उत्पन्न करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, CO2 दे रखा है। जो कार्बन होता है इसका जो वेटेज होता है वो कितना होता है, कार्बन का वेटेज कितना होता है, 12 होता है। एक ऑक्सीजन का जो वेटेज होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो दो ऑक्सीजन का वेटेज कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। टोटल इनको क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं तो अपने पास कितना आता है, इनको ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 444 आता है, 44 आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तापन पर 1 kg कार्बन की मात्रा कितनी उत्पन्न करता है, नोट करना। तो यहाँ से अपन ने टोटल CO2 का वेटेज निकाल लिया है, टोटल CO2 का भार निकाल लिया है कि कार्बन जो होता है उसे लिखा जाता है C612, तो यहाँ से अपन ने 12 को ले लिया। ऑक्सीजन को लिखा जाता है 8 और 16, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16, दो ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 32। टोटल ऐड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्बन की वैल्यू आपको बतानी है, कितने कार्बन उत्पन्न करेगा। तो कार्बन के लिए जो वेटेज होगा वो कितना होगा, 12। 12 किसके इक्वल होगा, 44 के इक्वल होगा। तो 1 kg कार्बन की वैल्यू अपने को बतानी है। ये आपका 12 kg कार्बन दे रखा है, ये आपका 44 kg। 1 kg के निकालनी है तो इसका अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 44 में यदि अपन 12 का डिवाइड करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है, 11/3 आता है, जो आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए जस्ता, जिसे बोला जाता है जिंक, का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो जस्ता होता है लोहे की तुलना में धन विद्युतीय होता है, लोहे से सस्ता है, नीलाभ सफ़ेद धातु है, या फिर उष्मा और विद्युत का एक क्या है, अच्छा चालक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यह आपका क्या है, HW फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, या फिर वायुमंडलीय धूल के कारण प्रकाश का परिकिरण। तो मैं आपको बता दूं, जो इंद्रधनुष होता है वो आपके विक्षेपण के कारण क्या होता है, दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमेशा पीठ की तरफ बनता है, क्या बनता है, यदि अपन सूर्य की तरफ मुंह करते हैं तो अपने पीठ की तरफ क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ से जो परिक्षेपण होता है, या फिर आप बोल सकते हो विक्षेपण के कारण क्या होता है, आपके इंद्रधनुष बनता है। नोट कर लीजिए, विक्षेपण या फिर परिक्षेपण। तो राइट आंसर इज द आपका ए ऑप्शन। लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन में यदि विक्षेपण दिखाई देता है तो विक्षेपण को ही आपको देखना है, क्योंकि विक्षेपण से ये क्वेश्चन बनता है, तो विक्षेपण को आपको क्लिक करना होता है। अन्यथा आपका परिक्षेपण भी क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक आपका मृगमरीचिका से क्वेश्चन आता है, एक आता है कि साबुन का बुलबुला क्यों चमकीला दिखाई देता है। तो व्यतिकरण के कारण क्या होता है, यह चमकीला दिखाई देता है साबुन का बुलबुला। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ें अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान करती हैं।
आपने देखा होगा कि चमगादड़ों को दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो अपने रास्ते की पहचान कर लेती है, बीच में पेड़ पौधे आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए। वो कैसे करती है? तो वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी के कारण, जो आपकी वेव होती है, एक ना एक वेव के कारण क्या करती है, अपने अवरोधकों की पहचान करती है। तो वो जो वेव होती है वो कौन सी होती है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अवसर्व्य वेव होती है, प्रासर्व्य वेव होती है, रेडियो तरंगे होती है या फिर सूक्ष्म वेव होती है। तो चमगादड़ें हमेशा अपने अवरोधक यानी बीच में कोई भी, जैसे आपका पेड़ आ गया, जैसे आपके दीवार आ गई चमगादड़ों के बीच में, तो उनका पता लगाने के लिए वो कौन सी तरंगों का प्रयोग करती है, प्रासर्व्य तरंगों का प्रयोग करती है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसे देखिए, लगा लीजिए इसे PYQ क्वेश्चन, तो जैसे आपको लगाना ही है। और ये आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बापू लेवल का क्वेश्चन है। क्या है? बापू लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन क्या कहलाता है? यानी यह जो कथन है वो किसका कहलाता है? तो ये जो कथन है वो किनका है? ऊष्मागति यानी थर्मोडायनेमिक का जीरोथ लो, या फिर थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लो, या फिर थर्मोडायनेमिक का सेकंड लो, या फिर थर्मोडायनेमिक का थर्ड लो, जिसे बोला जाता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम। शून्य जो नियम होता है वो आपके टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन आपको नोट करना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, प्रवाह नहीं होता है, ये कौन से लॉ के अनुसार होता है? तो ये आपके सेकंड लॉ के अनुसार होता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन को आपको नोट करना है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, पराध्वनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज और 2 किलो हर्ट्ज के बीच। 2 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 2000 हर्ट्ज। आगे देखिए, 2 किलो हर्ट्ज और आपके 20 किलो हर्ट्ज के बीच, या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो पराध्वनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। या फिर आप बोल सकते हो 20,000 हर्ट्ज से भी क्या होती है? अधिक होती है। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जो आपको दे रखा था पराध्वनिक वेव का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी धारा प्रवाहित तार के एक्स से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ से यदि अपन ए पॉइंट पे यदि अपन क्या करना चाहते हैं, पी पॉइंट पे ले सकते हो। यहाँ पर धारा की चुंबकीय क्षेत्र की निकालना चाहते हैं तीव्रता को, तो वो किस पे डिपेंड होती है? तो क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार में प्रवाहित धारा पर, तार की रेडियस त्रिज्या पर, या फिर आसपास के टेम्परेचर पर, या फिर नन ऑफ दिस किसी पे भी नहीं। तो विशिष्ट जो दूरी होती है, वो जो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है? तार में प्रवाहित जो धारा होती है, तार में जो प्रवाहित जो करंट होता है, इस पे क्या होती है? डिपेंड होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे आपको नोट करना है। जी, आपका जो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो आपके लगभग ऐसे होता है, म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा, ऐसे आपका होता है। म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, कुछ ऐसे आपका क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि इसमें क्या आता है, आपका आई आता है। आई का मतलब क्या होता है? करंट होता है, धारा होता है। तो ये आपके किस पे डिपेंड होता है? प्रवाहित धारा पे डिपेंड होता है। धारा की दिशा इसमें क्या होती है? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ होती है। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है, थ्योरी से क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, एंगस्ट्रॉन तथा नैनोमीटर के बीच में जो संबंध होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? 10⁻⁻10। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर होते हैं। नोट कर लीजिए, 10⁻⁹ मीटर। आपसे पूछा गया एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर में क्या संबंध है? तो 1 नैनोमीटर को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? 1 नैनोमीटर को मैं 10 एंगस्ट्रॉन के इक्वल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 10 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 10 × 10⁻⁻ क्या होता है? 10 मीटर।
10⁻, ये 1 दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आता है 10⁻⁹ मीटर आता है, जो आपके नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो आप सोल्व करके इसको देख सकते हो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है 1 नैनोमीटर होता है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है। एलईडी का तो मैं आपको बता देता हूँ, CFL का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि CFL का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डिवाइस होता है, लाइट इनहांसिंग डिवाइस होता है, या फिर लाइट इनहांसिंग डायोड होता है। तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको CFL का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलोवोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित एनर्जी होगी वो कितनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपसे ऐसे पूछा जाता है तो 1 किलोवोल्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले 1 वोल्ट में जो वैल्यू होती है जूल में वो कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होती है। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ होता है। तो 10⁻³ को यदि 10⁻⁻19 में से यदि अपन क्या करते हैं लेस करते हैं तो -19 में से यदि आपका 3 जाता है तो आपके पास क्या बचता है -16 बचता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा था, अपने को चाहिए था 1.6 और इधर चाहिए था -16 और आपका जूल मात्रक दे रखा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आप जानते हो, किलो का मतलब होता है 10⁻3। 10⁻3 को इसमें यदि ऐड करते हो तो आपके पास क्या बचता है 10⁻⁻16 बचता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित परिपथ पर आपको विचार करके बताना है। परिपथ मैं आपको बनाकर बता देता हूँ, क्योंकि परिपथ से जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपके 2 प्रतिरोध क्या दे रखे हैं, समांतर क्रम में दे रखे हैं। कहाँ पे दे रखे हैं, समांतर क्रम में। एक प्रतिरोध यहाँ पर दे रखा है, फिर ऐसे करके आपके एक प्रतिरोध यहाँ पे दे रखा है, फिर आपके यहाँ पे ऐसे आपके जॉइंट दे रखा है, यहाँ पे आपका B पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे आपका A पॉइंट दे रखा है। इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस R दे रखा है। तो तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के मान के बारे में यदि बात करना चाहते हैं तो ये दोनों प्रतिरोध किस में दे रखे, समांतर क्रम में। सेम प्रतिरोध यदि आपको समांतर क्रम में दे रखे होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, प्रतिरोध को उतार देना है। सेम है R तो एक R को आपको उतार देना है। कितनी बार R आए हैं, 2 बार आपके पास R आए हैं, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा R/2। R/2 और ये R आपके किस में दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं, तो इनको अपन ऐड कर देंगे तो 3R/2 हो जाएगा। 3R/2 और आपका R किस में दे रखा है, सीरीज में दे रखा है, किस में दे रखा है, समांतर। तो इतना आपको नोट करना है, 3R/2 और आपका R किस में दे रखा है, आपके पैरेलल में दे रखा है, समांतर क्रम में दे रखा है। तो समांतर क्रम में निकालने के लिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। समांतर क्रम में निकालने के लिए अपन जानते हैं 3R/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3R/2 प्लस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम में निकालने हैं तो दोनों प्रतिरोधों का गुणन अपोन में क्या होता है, दोनों प्रतिरोधों का योग होता है। तो ये आपका R और R क्या हो जाएगा, R², तो 3R² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आपका 5R/2 हो जाएगा। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R से एक R चला जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3/5R हो जाएगा। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड मात्रक में शून्य तापमान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपसे बोला जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे रखी है, इसको केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें अपन क्या कर देते हैं +273 पॉइंट में आपका आता है 15 केल्विन को क्या कर देते हैं अपन ऐड कर देते हैं। तो 1 केल्विन को यदि मैं यहाँ से या फिर 0 केल्विन को मैं यहाँ से यदि डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा 273.15 को क्या कर दूँगा, सेंटीग्रेड को माइनस कर दूँगा।
माइनस का मतलब है इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस का संबंध होता है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं तो प्लस 273 ऐड करते हैं। इसी प्रकार से केल्विन को यदि डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो माइनस 273 करते हैं। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश तथा एक्स किरणों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है। दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वह एक्स किरणों की वेवलेंथ से अधिक होता है। अगला दे रखा है, एक्स किरणों के फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह यूवी प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा से अधिक होती है। दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं आप चलता हूँ। यूवी प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा दृश्य प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा से कम होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इनमें आपको ऑप्शन नीचे अलग से दे रखे होते हैं। जैसे आपका ए व बी आपके सही है, या फिर बी व सही है, या फिर 1 2 3 तीनों सही है, या फिर आपका कोई सही नहीं है। ऐसे ऑप्शन आपके अलग से आते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को ले लिया है। तो क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बता देता हूँ। दृश्य प्रकाश और यूवी प्रकाश एक्स किरणों के लिए इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपके दोनों ऑप्शन राइट आंसर है। आपका ए ऑप्शन भी सही है और आपका इसमें बी ऑप्शन भी सही है। तो दोनों ऑप्शन को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ एक्स किरणों की वेवलेंथ से क्या होता है, अधिक होता है। और एक्स किरणों की जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो यूवी प्रकाश के फोटोन की एनर्जी से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों का जो वेवलेंथ होता है वो किस कोटि का होता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो एक्स किरणों का जो वेवलेंथ होता है वो किस कोटि का होता है। 1 एंगस्ट्रॉन का होता है, 1 माइक्रोमीटर का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर का होता है। तो एक्स किरणों का जो वेवलेंथ होता है वो आपके 1 एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ए ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको जरूर से नोट करना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आपको देखना है। मैं बोल देता हूँ, 3 रैखिक प्रतिरोधकों 1 2 और 3 के लिए धारा I तथा वोल्टता V के बीच में ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफ आपको दे रखा है I तथा V के बीच में। सबसे पहली वाली जो लाइन दे रखी है वो आपको किसके लिए दे रखी है, 1 के लिए दे रखी है, सेकंड वाली 3 के लिए, और आपको लास्ट वाली किसके लिए, 2 के लिए दे रखी है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये 1 के लिए दे रखी है, ये 3 के लिए दे रखी है, और ये आपके 2 के लिए दे रखी है। ये आपका I दे रखा है और ये आपका V दे रखा है। सबसे पहले जो 1 वाला दे रखा है वो आपका भी क्या है, स्लोप है, और ये आपका 3 भी क्या है, स्लोप है, और आपका 2 भी क्या है, स्लोप है। स्लोप किन के मध्य है, करंट और आपके आपके करंट और विभव के मध्य है, करंट और पोटेंशियल के मध्य है। ओम्स लॉ के अनुसार अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ से I और V के बीच में संबंध दे रखा है, तो I और V के बीच में स्लोप निकालेंगे तो V का क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे। तो I अपॉन में जो V की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन में R आएगी। तो जो स्लोप होगा, जो अपना ढाल होगा, स्लोप होगा, वो क्या होगा, 1 अपॉन में क्या होगा, R होगा। क्या होगा, 1 अपॉन में R होगा। तो स्लोप 1 के बारे में बात करते हैं, तो 1 के लिए जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में R1 होगा। स्लोप 3 के लिए क्या होगा, 1 अपॉन में R3 होगा। स्लोप 2 के लिए क्या होगा, 1 अपॉन में R2 होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किनका जो स्लोप होगा वो सबसे अधिक होगा। स्लोप जो होगा 1 के लिए वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 1 यानी पहले सबसे अधिक 1 के लिए होगा। फिर इसके बाद में 3 का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर इस लास्ट में किसका मैक्सिमम होगा, 2 का होगा। सबसे अधिक जो स्लोप है वो किसका, 1 का है। फिर आपके 3 का स्लोप अधिक है, फिर आपके 2 का है। तो सबसे अधिक स्लोप किसका है, 1 का है, नोट करना है। तो 1 का जो स्लोप दे रखा है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में R1। ये किसका दे रखा है, 1 प्रतिरोध जो दे रखा है 1, इसका स्लोप क्या दे रखा है, 1 अपॉन R1। ये क्या दे रखा है, सबसे अधिक है। फिर आपको दे रखा है 3 वाला, इसका क्या दे रखा है, स्लोप, ये आपका 3 नंबर का जो दे रखा है दूसरे नंबर पे, इसका स्लोप क्या दे रखा है, सेकंड वाले से क्या है, अधिक है। तो 1 अपॉन में R2 लिख सकता हूँ। सबसे अधिक R1 का, फिर आपके R3 का, फिर आपके लास्ट में R2 का। तो जो स्लोप में जो संबंध आएगा वो यहाँ पे मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। स्लोप में संबंध आपके आएगा 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R3, 1 अपॉन में R2। लेकिन ऑप्शन में आपको R1 R2 के रूप में दे रखा है, अपॉन के रूप में नहीं दे रखा। तो अपन क्या करेंगे, इनका उल्टा कर देंगे। इनका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे।
तो उल्टा करेंगे तो लिख देता हूँ R1 लिख देता हूँ, यहाँ पे R3 लिख देता हूँ, यहाँ पे R2 लिख देता हूँ। उल्टा करने पे जो आपके ये चिन्ह दे रखे हैं ग्रेटर देन के, ये लेस देन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लेस देन में कन्वर्ट होने से आंसर क्या बनेगा, R1 लेस देन R3 और R3 लेस देन R2। 1 में R1 इनका स्लोप था, तो इनका उल्टा क्या बना, R1 बना। तो जो आंसर बनेगा वो अपना क्या बन जाएगा, R1 R2 और R3 में जो संबंध होगा वो क्या बनेगा, R1 R3 और R2 में ये आपका संबंध बन जाएगा बी ऑप्शन। R1 जो होगा वो लेस देन होगा R3 से, R3 जो होगा वो लेस देन किससे होगा, R2 से। और 1/R1 में यदि संबंध बताना चाहते हैं, ऐसे भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो सकता है 1/R1 ग्रेटर देन 1/R3 ग्रेटर देन 1/R2, ऐसे भी आपको दिया हुआ हो सकता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन को एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यदि दिखाई नहीं देता है तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूँ। ये आपका यहाँ पे 8 सेकंड दे रखा है। 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। 12वें सेकंड पे जो वेलोसिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 4 सेकंड दे रखी है, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और 8 सेकंड पे वेलोसिटी दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से अपने को क्या बताना है, क्वेश्चन को नीचे देखिए, 8 सेकंड से 12 सेकंड तक औसत त्वरण का जो मान होगा वो कितना होगा। यानी 8 सेकंड से 12 सेकंड तक जो एवरेज वेलोसिटी का जो एवरेज जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो कितना होगा। सबसे पहले एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी जिसे बोलेंगे v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसे बोलेंगे v1 अपॉन में क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम ये जिसे बोलेंगे t2 माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल टाइम जिसे बोलेंगे t1। तो एवरेज जो एक्सेलरेशन होगा avg की, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं 8 सेकंड पर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, फिर अपन बात करेंगे 12 सेकंड पे बात करेंगे। सबसे पहले 8 सेकंड पे बात करते हैं। तो 8 सेकंड पे जहाँ पे पॉइंट खत्म होता है वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो 8 सेकंड पे t1 की वैल्यू क्या दे रखी है, टाइम 8 सेकंड दे रखा है, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 सेकंड दे रखी है। टाइम तो आपका ये दे रखा है और वेलोसिटी आपका ये दे रखा है। 12 सेकंड पे बात करते हैं, तो टाइम तो आपको दे रखा है, t2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12 सेकंड दे रखी है। जिस सेकंड पे बात करते हैं वही अपन टाइम लेंगे। फिर ये आपके इस पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाता है बी पॉइंट पे। तो इसके बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन जाना है। लाइन टू लाइन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, v2 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको पुट करना है, v2 की आपके पास आ गई, v1 की आपके पास आ गई, t1 की आपके पास आ गई, t2 की आपके पास आ गई। तो यहाँ से यदि अपन एवरेज निकालना चाहते हैं एक्सलरेशन का, तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो v2 की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, यहाँ से v2 की वैल्यू 4 आई है, और माइनस क्या करेंगे, v1 की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 8 आई है। नीचे क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू दे रखी है 12 माइनस t1 की दे रखी है 8। एवरेज निकालेंगे एक्सलरेशन का, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, -4 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे, तो वो आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज के क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि क्लास आपको अच्छी लगी। जिन बच्चों को क्लास लगी है तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, तुरंत चैनल को, अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लाने के लिए। तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर करने का प्रयास कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आंसर्स भी उनके मिल जाते हैं, PYQ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और क्लास की PDF भी मिल जाती है। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।